वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो दोस्तों आज की डेट है 27 अक्टूबर 2019। यस माय डियर फ्रेंड्स, और आपकी सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के अकाउंट्स के पहले पेपर को आज से बचे हैं ठीक 12 डेज और एग्जैक्टली 13th डे। हाँ दोस्तों, 13th डे आपको जाके देनी है ये एग्जामिनेशन। दोस्तों ये एक अच्छी खासी जर्नी रही है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं आप लोगों के साथ मिलना, हर रोज सुबह 11 बजे आप लोगों के साथ रिवाइज करना है। आई एम श्योर आप भी ये एंजॉय कर रहे होंगे। तो भूलिएगा मत, लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि एपिसोड नंबर 8 हमारे वेब सीरीज का थर्ड लास्ट एपिसोड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सीजन 1 में मैं टोटल 10 एपिसोड्स इशू करने जा रहा हूं। 7 एपिसोड्स हमारे हो चुके हैं, ये एपिसोड नंबर 8 हमारे इस सीजन 1 का थर्ड लास्ट एपिसोड है। 50 मार्क्स पिछले एपिसोड से हम जो बास्केट साथ में लाए थे उसमें 50 मार्क्स हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। कूडोस टू यू गाइस, कूडोस टू ऑल ऑफ अस। हम इस सब्जेक्ट को तो पास कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहां पास होना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव उससे कई गुना आगे जाना है और इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करना है। मैं मेरे तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपके बास्केट में जितने मैक्सिमम मार्क्स हो मैं ऐड कर सकता हूं उतने मैं ऐड करूंगा। करेक्ट। सो दोस्तों आइए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम करते हैं शुरुआत। लेट अस स्टार्ट। कंपनी अकाउंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज व्हेन यू आर एबल टू और अराउंड टू कंप्लीट योर सीए फाउंडेशन यू सो द सीड्स फॉर सीए इंटरमीडिएट। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही अब आप सीए फाउंडेशन खत्म करने जा रहे हैं, आप धीरे धीरे अपनी जर्नी को, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, दैट इज सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। और ये जो पार्ट हम यहां देखने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट, ये पार्ट इंटरव्यू पॉइंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, इन द न्यू सिलेबस दैट इज सीए फाउंडेशन, मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं इस सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने लॉ में कंपनीज एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है एंड यू हैव टू सी सम वेरी बेसिक सेक्शंस। और उसका लॉजिक और रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको कंपनी लॉ पढ़ना है फॉर 60 मार्क्स। सो यहां जो आप लॉ पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, ये इट इज टेकन फर्दर इन इंटरमीडिएट लेवल। और उसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज टेकन एट एन एडवांस्ड लेवल एट सीए इंटरमीडिएट, बोथ ग्रुप 1 अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। करेक्ट। सो दोस्तों आज का ये लेक्चर भी हो सकता है थोड़ा बड़ा, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था, पार्टनरशिप के समय भी कहा था। वैसे आप देख रहे हैं बाकी सारे लेक्चर्स को मैंने रिस्ट्रिक्ट रखा है 60 मिनट्स में, लेकिन ये एपिसोड और पार्टनरशिप का एपिसोड, ये 2 एपिसोड हो सकते हैं बड़े। और वैसे सच बताऊं, इससे बढ़िया दिवाली बनाने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है जहां हम आज आप और मैं साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। करेक्ट। सो दोस्तों आइए इस प्लेज के साथ इस एपिसोड को, इस टॉपिक को करते हैं शुरू कि हमारे बास्केट में जिसमें आज ऐड हो चुके हैं अभी तक 50 मार्क्स, हाउ मेनी मोर मार्क्स कैन वी ऐड टू दैट बास्केट। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगेन आई रिपीट, सिर्फ 60 या 90 मिनट्स में पूरा टॉपिक कवर करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस टॉपिक को कवर करने की। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द राइटिंग पैड ऑफ कंपनी अकाउंट। समझिएगा, ये चार्ट मैं आपके लिए बना रहा हूं पूरे चैप्टर का। क्या देखना है हमें इस चैप्टर में? कंपनी अकाउंट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक? सो ब्रॉडली माय डियर फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. Understand carefully. Broadly it is divided into 3 units. Unit number 1 is understanding corporate entity. Even in the module also it is unit number 1, and in my book also it is unit number 1. Understanding corporate entity, my dear friends, it is absolutely a theoretical unit. When I say theoretical unit means practical application का यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपको बताता है कि कंपनी क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स, व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाती है। रियली स्पीकिंग, अगर मैं आज के इस एपिसोड की बात करूं जहां मैं स्ट्रिक्टली
यस गाइस, स्ट्रिक्टली मैं एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बात करूंगा। वैसे आई रियली लव टू टीच दिस टॉपिक, और मैं ये टॉपिक जब मेरे क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, बहुत पेशेंटली पढ़ाता हूं, और मैं एंजॉय कर करके पढ़ाता हूं, और मेरे सारे स्टूडेंट्स इसे एंजॉय करते हैं। अगर आप इसकी एक झलक देखना चाहते हैं, समय है अगर आपके पास और आप इसकी एक झलक देखना चाहते हैं, तो मैं जब ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो मैं पढ़ाता हूं विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर, कि ये शेयर होता क्या है। और अगर आप वो देखना चाहते हैं कि एक शेयर होता क्या है, और आपके पास है 40-45 मिनट्स, तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो कि YouTube पे अपलोडेड है, जो मैंने क्लास में लिया था, जिसमें मैंने क्लास में पढ़ाया था कि शेयर होता क्या है। जिस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। मैं सबसे अर्ज करता हूं, अभी समय मिलता है तो वेल एंड गुड, अभी समय नहीं मिलता है तो जब भी समय निकाल सको, ज्यादा नहीं 40 मिनट्स आपको निकालना है, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आ जाएगा कि शेयर होता क्या है, और मैं एक शेयर का मतलब कैसे समझाता हूं मेरे बच्चों को, और 40-45 मिनट्स हमने उस पर कैसे स्पेंड किए। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं स्ट्रिक्टली खुद पे बहुत कंट्रोल रख के और आपके भी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करके हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 आज यहां करने की जरूरत नहीं है। जनरली यूनिट नंबर 1 से अगर आता है तो थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। डोंट फॉरगेट, आपका क्वेश्चन नंबर 1A है ट्रू एंड फॉल्स, वेयर यू गेट 6 स्टेटमेंट्स। हो सकता है इसमें से कुछ वहां पे आ जाए, एंड यू गेट 1 मोर थ्योरी क्वेश्चन इन योर एंटायर पेपर, करेक्ट। सो यूनिट नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट एंटिटी। मूविंग अहेड विद कंपनी अकाउंट्स, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 ऑफ कंपनी अकाउंट्स इज share capital. Don't worry about writing this chart, as I've told you, and as you can see it will be shared on the Google Drive where you can download this particular chart. So unit number 2 है दोस्तों यहाँ पे share capital जो हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपके सिलेबस में है यूनिट नंबर 3 debentures. So इस तरीके से आपके सिलेबस में ये 3 यूनिट्स यहाँ कवर्ड है, अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट एंटिटी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अगर मैं एक ब्रॉड व्यू यहां पे बनाता हूं तो शेयर कैपिटल यूनिट नंबर 2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस पार्ट में हमें 3 चीजें देखना है। आई मीन दिस यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। व्हाट आर दोस 3 पार्ट्स? अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली एंड केयरफुली। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां समझेंगे अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों जब हम शेयर्स इशू करते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 2 सिचुएशंस देखना है। सिचुएशन नंबर 1, शेयर्स इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, एंड नंबर 2, शेयर्स इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। सो जनरली जब हम पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं आईपीओ के थ्रू, एसपीओ के थ्रू, पहली बार भी जब भी हम इशू करते हैं तो वो जो होता है जिसके बदले वो एप्लीकेंट्स हमें पैसा देते हैं उसे कहते हैं शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन। लेकिन काफी बार ऐसा भी हो सकता है जब हम शेयर्स इशू करते हैं विदाउट एनी कैश कंसिडरेशन। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं मार्क करना चाहूंगा, इट इज लाइक द शेयर्स इशूड टू दी प्रमोटर्स। ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर्स कौन होते हैं? दे आर दोज पीपल हु टेक इनिशियल स्टेप्स टू फॉर्म द कंपनी। तो उनको उनके मेहनत के लिए, हार्डवर्क के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए कंपनी बनने के बाद कुछ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है। वो शेयर्स अगर प्रमोटर्स को फ्री में दिए जाए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? भूलिएगा मत। इन दैट सिचुएशन गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब आपकी अकाउंटिंग एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, नॉन कैश कंसिडरेशन में क्या हो सकता है? आपने कोई एसेट परचेस की है और वो एसेट के बदले शेयर आपने इशू किए हैं, तो वो पार पे है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, वो सब आपको यहाँ पे देखना है, करेक्ट। सो ये 2 सिचुएशन आपको यहां करनी है कवर। शेयर कैपिटल में पहली चीज जो देखना है, मैंने आपसे बताया अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर। दूसरी चीज जो हमें यहां पे देखना है दैट इज अकाउंटिंग ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर। दोस्तों काफी बार मैंने देखा है बच्चा कहता है सर पूरा कंपनी अकाउंट्स डिफिकल्ट है
और फिर वो उस चक्कर में कंपनी अकाउंट करता है। मैं आपको यहाँ आज के लेक्चर में एक सिंपल चीज कहने जा रहा हूं, कभी ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि पूरा कंपनी अकाउंट डिफिकल्ट है। आप ये पूरे चार्ट से फाइंड आउट कीजिए आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, और बिल्कुल मत कहिए पूरा कंपनी अकाउंट डिफिकल्ट है। यस, यू शुड पिन पॉइंट योर ट्रबल, यू शुड पिन पॉइंट योर वीकनेस इन द गैप एरिया। सर कंपनी अकाउंट्स में मुझे 4 फीचर की एंट्री में प्रॉब्लम है, तब तो कोई बात बनती है बॉस। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आई कैन नॉट टेक अप योर स्टेटमेंट कि कंपनी अकाउंट्स पूरा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो दूसरी चीज जो हमें देखना है वो है अकाउंटिंग ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर, और थर्ड पार्ट इन दिस यूनिट इज अकाउंटिंग ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो वो जो शेयर हमने फोरफिट किया है उसकी री इशू से रिलेटिंग एंट्री हमें यहां देखना है। अकाउंटिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। जब्त कर लेने का यहां पे पॉइंट क्यों अराइज होता है, ध्यान दीजिएगा ये स्टेटमेंट पे जो मैं लिख रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल अ शेयर is fully paid up, जब तक कोई शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हो जाता, it remains to be the property of कंपनी। वो कंपनी की अमानत होती है, और अगर किसी भी शेयर होल्डर ने एक भी रुपया उस शेयर पे नहीं किया तो कंपनी को पूरा राइट है कि वो अपने शेयर को फोरफिट कर सकती है। करेक्ट, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखना है ध्यान। तो हम देखेंगे यहाँ पे, कोशिश पूरी करेंगे आज के सेशन में इसको कवर करने की। अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स देखेंगे, अकाउंटिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स देखेंगे, एंड अकाउंटिंग ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स देखेंगे। करेक्ट, डिबेंचर्स के अंदर क्या है एग्जैक्टली ये समझना बहुत जरूरी है कि डिबेंचर्स इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको, मेरे तरफ से मैं कहना चाहूंगा, आपको 5 चीजें कवर करना है। क्या है वो 5 चीजें? सबसे पहले आपको यहां कवर करना है अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। वेल रियली स्पीकिंग, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर दोस्तों, इट इज 100% सेम एज अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो अगर आप इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से कर लेते हैं तो डिबेंचर इशू करने की अकाउंटिंग इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। तो वो एक चीज यहां पे कवर्ड है। दूसरी चीज जो यहां पे कवर्ड है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो वो डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाएगा, ये पॉइंट यहां पे एक आपको कवर करना है। यहां पे ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ रिडम्पशन क्या है, इज इट लंप सम रिडम्पशन और इज इट रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। सो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है, लाइव लेक्चर्स एट पुणे या वर्चुअल लेक्चर्स अटेंड किए, किसी भी वर्चुअल सेंटर पे या पेन ड्राइव से स्टडी किया है, सो प्लीज आप आपकी बुक का चैप्टर नंबर 18 का, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जरूर रेफर कीजिए, जो मैंने इस पॉइंट पे कवर किया है, लंप सम रिडम्पशन एंड रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने और किसी रिसोर्स से स्टडी किया है, सो यू कैन रेफर द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, जहां पे इन दोनों पार्ट्स पे क्वेश्चंस कवर्ड है कि हाउ टू ट्रीट और हाउ मच अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ against discount in case of lump sum redemption and in case of redemption in installment. So that's what you need to see. Second thing. Third thing you need to know and you need to understand what are the accounting entries and calculations with regards to interest on debentures. तो डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटिंग जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है ये यहाँ पे आपको देखना है। मैं यहाँ पे एक स्पेशल एम्फोसिस करना चाहूंगा टू द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मई 2019 के एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन आया है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इस पे क्वेश्चन मैंने मेरे बुक में भी दिया है और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी कवर्ड है। कंसेप्ट बहुत आसान है बट एक बार आपको रिव्यू करना जरूरी। तो ये एक हमारी चेकलिस्ट बन रही है, आप देख रहे हैं करेक्ट। ये चेकलिस्ट जो है इसको आपको आज कवर करना है। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे देखना है वो ये है कि अगर डिबेंचर्स इशू होते हैं अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी इशूड। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम आज इस लेक्चर में कर रहे हैं कवर, क्योंकि नवंबर 2019 आरटीपी में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है।
So how many debentures will be issued? And last thing what you have to see is debentures issued against purchase of an asset. Debentures issued against purchase of an asset. So दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी लिस्ट हमने बना ली है और ये लिस्ट आपको गाइडेंस देगी, डायरेक्शन देगी कि आज आपको कंपनी अकाउंट्स टॉपिक को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस और आगे बढ़ना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरे चार्ट से आपको समझ में आ गया है कि यूनिट नंबर 1 अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया है तो आपको सिर्फ उसे एक रीडिंग देना है। यूनिट नंबर 2 और 3, अकाउंटेंसी इज नॉट अ सब्जेक्ट जहां रीडिंग देके काम होता है। यूनिट 2 और 3 आपको सॉल्व करना है। दोस्तों ये टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले और आरटीपी और पेपर एनालिसिस करने से पहले मैं यहाँ पे 2 चीजों का आंसर देना चाहूंगा जो यूट्यूब पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था, मैं उनका आंसर पहले देना चाहूंगा। Answer to question number 1. Is it necessary to write narrations for the solutions on company account? And the answer is yes. Company accounts इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं they are 99% based on journal entries only, and in that situations चाहे छोटा ही लिखे दोस्तों बट नरेशन जरूर लिखे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज मैं रिपीट करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में विच इज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट भी एक ऐसा टॉपिक है जहां क्वेश्चन सिर्फ जर्नल एंट्री पे बनता है, तो आपके लिए नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे यूट्यूब पे एक स्टूडेंट ने पूछा, बहुत कॉमन क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा ये कि सर हाउ मच एब्रीविएशन कैन बी यूज्ड इन दिस टॉपिक कंपनी अकाउंट्स। लाइक अगर आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, सो कैन बी सिंपली यूज ESC, देन आंसर इज नो माय डियर फ्रेंड्स, यू कांट यूज इक्विटी शेयर कैपिटल। चोर वो नहीं होता है जो चोरी करता है ना, चोर वो होता है जो पकड़ा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। आपको कुछ मिडवे ढूंढना है, ऐसा तरीका ढूंढना है कि आप शॉर्टकट भी यूज कर ले और वो एक्सेप्टेबल भी हो। सो ESC कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट हो जाएगा जो शायद एग्जामिनर को अनएक्सेप्टेबल हो। यू कैन यूज EQ, दैट इज इक्विटी का शॉर्ट फॉर्म, SH मींस शेयर का शॉर्ट फॉर्म, एंड कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल्ली इक्विटी शेयर कैपिटल you can write cap, correct? That is how you can use instead of writing just ESC. Share allotment है तो you can write SH share ALLOT allotment dot. That's absolutely doable, workable. Application के केस में APPL, that's absolutely fine. But बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मत लीजिएगा, absolutely सिर्फ पहला एब्रीविएशन मत लिख के आएगा, it can be troublesome for you in the examination. So अब हम यहाँ पे ये ब्रॉड चार्ट देख चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के बारे में मैं 2 चीजें आपसे और कहना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में आपको 2 टाइप के इश्यूज मिलेंगे, करेक्ट? आपको वो आपके चार्ट में और आपके स्टडी प्लान में कवर करना है। टाइप्स ऑफ इश्यूज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इश्यूज, 3 टाइप्स ऑफ इश्यूज। यस, आपने देखा होगा व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ इश्यूज? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। Issue at par, issue at premium and issue at discount. Now when it is known as that a share is issued at par, when issue price is equal to the face value of the share. If the issue price of the share is greater than face value of the share, it is known as the case of issue at premium. But if the issue price is less than face value of the share, it is known as issue at discount. Now my dear friends, if the shares are issued at par, there's absolutely no problem. But if it's issued at premium or discount, yes, there is some additional accounting treatment what we need to see. For issue at premium, there is a section, that is section 52 of the Companies Act, and for issue of discount it is section 53 of the Companies Act. Well, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ अपडेट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 53 कहता है कि कोई भी कंपनी अब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है एक्सेप्ट दोज शेयर्स व्हिच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 54। और सेक्शन 54 में कौन से शेयर्स डिफाइन किए हैं? तो वो शेयर्स का नाम है स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब ESOP, मतलब
अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स कंसेशनल रेट पे देना चाहे तो वो डिस्काउंट में दे सकती है, उसके अलावा कोई भी शेयर डिस्काउंट पे नहीं दिए जा सकता है। लेकिन एकेडमिकली व्यू पॉइंट से, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आपको इस पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में बैठ के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मत कीजिएगा कि इंस्टीट्यूट ने अगर डिस्काउंट पे क्वेश्चन पूछा है तो आप ऐसा मत कहिएगा, ऑब्जेक्शन मत रेज कीजिएगा कि डिस्काउंट पे तो इशू ही नहीं होता है तो इस पे क्वेश्चन पूछा कैसे, एकेडमिकली पूछा जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, करेक्ट। तो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। इससे रिलेटिंग फिर से एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगा, और मैं लिखता हूं यहाँ पे, वेदर शेयर्स आर issued at par, premium और डिस्काउंट, शेयर कैपिटल। ये देखिए मैंने कैसा शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज credited with, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फेस वैल्यू, करेक्ट। चाहे शेयर की इशू प्राइस कुछ भी हो, पार हो, प्रीमियम, डिस्काउंट हो, लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा विद फेस वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड टू मार्क। जैसे टाइप्स ऑफ इश्यूज है 3 टाइप के, ठीक उसी तरह यहां पे है 3 टाइप के सब्सक्रिप्शंस, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस। क्या है वो 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन जिस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है? सबसे पहला होता है फुल सब्सक्रिप्शन, देन नेक्स्ट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, and then third is over subscription. What do you mean by full subscription? Where number of applications received is equal to number of shares issued. So जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं उतने ही एप्लीकेशंस अगर आपको मिले तो उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। सपोज कंपनी ने 45,000 शेयर्स इशू किए बट एप्लीकेशन सिर्फ 40,000 शेयर्स की मिली है, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों ये दोनों बहुत ही नॉर्मल है, आसान है। जो चैलेंजिंग होता है वो है तीसरी सिचुएशन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इशू किया 45,000 शेयर कंपनी ने, तो अगर एप्लीकेशंस आपको सपोज 50,000, 60,000, 90,000 मिली है तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के लिए यहां पे हम देखेंगे व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। अगर जो एक्सेस एप्लीकेशंस है या तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, 2 ही अल्टरनेटिव्स हैं दोस्तों आपके पास में, या फिर जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। सो आपने जितने शेयर इशू किए हैं आप उससे ज्यादा अलॉट कर ही नहीं सकते हैं, इवन दो आपको उससे ज्यादा के एप्लीकेशंस मिले। तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आप एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करें और उनको उनका पैसा वापस दे, या फिर आप करें प्रो राटा अलॉटमेंट। और जब आप करते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट तो दोस्तों यहां पे एक चीज आपको और देखना पड़ेगा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, करेक्ट। आरटीपी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आईसीआई मॉड्यूल में भी दिया है, ये पार्ट आपको जरूर टैकल करना है, यहां पे समझना है, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ये पूरा ब्रॉडली एक चार्ट हमने बना लिया है, इस टॉपिक को पूरा डिफाइन करता है ये चार्ट के क्या क्या देखना है इस टॉपिक में, किस तरीके से देखना है। अब करना क्या है, एक एक चीज करते जाना और जो जो चीज हो रही है उससे टिक मार्क या हाईलाइट करते जाइएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, कंपनी अकाउंट्स को तो हम जितना डिफिकल्ट समझ रहे थे ये एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट। सो अब हम यहाँ कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के पेपर का एनालिसिस। दोस्तों जैसे कि अभी हम हर वीडियो में देखते आ रहे हैं, हमारे पास अभी तक है 3 पेपर्स अवेलेबल, मई 2018, नवंबर 2018 एंड मई 2019। और आप लोग जो एग्जाम देने जाएंगे वो एग्जाम होगी दोस्तों नवंबर 2019 की, करेक्ट।
सो यहाँ पे हमें इन पेपर्स का एनालिसिस करना, और यहाँ पे आज आपके सामने होने वाले हैं बहुत ही सरप्राइज रिविलेशन। सो देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये सारे एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स से लिए किन किन कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस की पहली एग्जाम मई 2018 की एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 4A ये क्वेश्चन पूछा था फॉर 10 मार्क्स ऑन कंपनी अकाउंट्स। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन शेयर्स, डिबेंचर्स पे क्वेश्चन नहीं आया था। और ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ इशू था शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, और क्योंकि शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम और यहाँ पे हुआ था ओवर सब्सक्रिप्शन, सो ये क्वेश्चन बेस्ड था ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट, करेक्ट। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, 10 मार्क का क्वेश्चन मई 2018 के एग्जाम में। लेकिन नवंबर 18 से इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में गियर शिफ्ट कर लिया, और नवंबर 2018 के एग्जाम में इस टॉपिक पे एक नहीं दोस्तों 2 क्वेश्चंस पूछे गए। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हर्ड मी करेक्ट। Question number 6A for 10 marks and question number 6B for 5 marks। एक नहीं 2 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 6A ये क्वेश्चन आया था शेयर्स पे, और 6B ये क्वेश्चन आया था डिबेंचर्स पे। क्वेश्चन 6A जो शेयर्स का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेस्ड था ऑन द कंसेप्ट ऑफ फोरफीचर एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर पे, जबकि डिबेंचर का जो क्वेश्चन था वो था बहुत ही आसान। इट वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, इस पे बेस्ड था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने डिबेंचर्स की भी एक लिस्ट बनाई है, वो यूनिट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटा यूनिट है, बहुत इजी यूनिट है। मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था, एंड आई थिंक बच्चों को बहुत आसान लगा होगा, बहुत ईजी लगा होगा। तो आप देख रहे हैं 5 मार्क का क्वेश्चन उस पर आया है। नवंबर 19 में इंस्टीट्यूट ने ये ट्रेंड को रिपीट किया और फिर से 2 क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6A था 10 मार्क का, और क्वेश्चन नंबर 6B जो था दैट वाज फॉर 5 मार्क्स। 6A का क्वेश्चन फिर से आया शेयर्स पे, और 6B का आया डिबेंचर्स पे। 6A का क्वेश्चन था बहुत आसान, यहाँ पे टर्म्स थे शेयर्स वर इशूड एट पार, it was based on over subscription and there was pro rata allotment। वापस इस कंसेप्ट को इंस्टीट्यूट ने कवर किया। वेल रियली स्पीकिंग आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कुछ है ही नहीं। जो भी चैलेंज है वो एक्चुअली है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। डिबेंचर्स के केस में यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया। इट वाज बेस्ड ऑन सिंपली इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर इट। तो ये देख के हमारे दिमाग में आता है फिर से एक सवाल जो हर एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा या क्या आएगा, करेक्ट। मेरा यहाँ पे इंस्टिंक्ट और मेरा कैलकुलेशन कहता है लुकिंग एट द एवरेज के आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर पे 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का ऑन शेयर और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का ऑन डिबेंचर। ऐसा क्यों? क्योंकि नवंबर 18 और मई 19 की जो 2 एग्जाम्स हुई है, ये 2 एग्जाम्स में 3 ऐसे टॉपिक थे जो आपके सिलेबस में थे जो कि नवंबर 19 में नहीं है। इफ यू रिमेंबर, हमने एपिसोड नंबर 1 में उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो अब जब 3 टॉपिक माइनस हो गए हैं तो और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई पर्सनली बिलीव, माई इंस्टिंक्ट सेज दैट मिनिमम 15 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो दोस्तों, हम पिछले चैप्टर से जब आगे बढ़े थे तो हम ऑलरेडी 50 मार्क्स हमारे बास्केट में ऐड कर चुके थे, और आज इस टॉपिक के एंड में अगर आप और मैं हम साथ में मेहनत करते हैं तो हम और 15 मार्क्स इसमें ऐड करके वी विल टेक दिस टोटल टू 65 मार्क्स एंड कांग्रेचुलेशंस, वी विल गेट एग्जम्पशन इन दिस पेपर एट जस्ट एपिसोड नंबर 8, करेक्ट। आरटीपी एनालिसिस अगर मैं आपको यहां करूं तो वो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। आरटीपी एनालिसिस कहता है दोस्तों यहां पे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हर आरटीपी में 1 नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हर्ड करेक्ट। एक क्वेश्चन यहां पे आता ही है, आरटीपी में दिया है ऑन इशू ऑफ शेयर्स। एक क्वेश्चन दिया है ऑन फोरफीचर एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ऑन
डिबेंचर्स। तो ये 3 पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आरटीपी में क्वेश्चंस कवर्ड ही है। सो मई 2018, नवंबर 18 और मई 2019, अगर मैं ये तीनों आरटीपीस की बात करता हूं तो यहां तीनों में क्वेश्चन नंबर 16 है ऑन शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 17 है ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन डिबेंचर्स। 16, 17, 18 इस तरीके से ये तीनों कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कवर्ड है। इफ आई टॉक अबाउट योर आरटीपी, दैट इज नवंबर 2019 आरटीपी, देयर इन माय डियर फ्रेंड्स, देयर क्वेश्चन नंबर 17 is covered on issue, question 18 is on forfeiture and reissue of forfeited share, and question number 19 is on debentures, correct? So आज का हमारा टारगेट क्या है, like how what we are doing in all the videos, इस वीडियो में भी, इस एपिसोड में भी हम यहाँ कवर करेंगे ये 2 आरटीपी के क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस हम यहाँ ये कवर करेंगे, बट रियली स्पीकिंग ये 6 क्वेश्चंस नहीं है, रियली स्पीकिंग ये 5 ही क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मई 19 का फॉरफीचर का क्वेश्चन इट इज 100% सेम विद फिगर्स टू नवंबर 19 फॉरफीचर क्वेश्चन, करेक्ट? सो हम यहाँ पे अकाउंटिंग को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए क्या करेंगे, हम ये चैप्टर को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। इशू ऑफ शेयर्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मई 19, नवंबर 19 के। फॉरफीचर का जैसे कि हमने देखा दोनों क्वेश्चंस एक ही है तो वो कवर हो जाएगा, और डिबेंचर्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों ये है हमारा आज का एक्शन प्लान। जो भी समय हमारे पास अवेलेबल है उस समय को हम यूज करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको अपना एक एक्शन प्लान आज डिफाइन करना है कि ये एपिसोड होने के बाद चाहे दिवाली क्यों ना हो, क्या है हमारे लिए दिवाली सही मायने में, ये आपको पता चलेगा वीडियो के एंड पे। मोटिवेशनल कोट वगैरह नहीं है, बट बिल्कुल सच्चाई है जो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करने जाऊंगा। आपको अपना एक एक्शन प्लान बनाना है, और एक्शन प्लान है बहुत सिंपल और स्ट्रेट कि ये 2 आरटीपी सॉल्व होने के बाद बाकी की 2 आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस तो आपको करना ही है, और इसके अलावा आपने अपने नोट्स में से जो भी क्वेश्चंस को मार्क करके रखा होगा, हाईलाइट करके रखा होगा, उसे जरूर आपको यहाँ पे करना है सॉल्व, करेक्ट? सो दोस्तों ये है हमारा पूरा प्लान जिसको हम लेके चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ऑफ मई 2019 आरटीपी ऑन इशू ऑफ शेयर्स। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक टॉपिक लेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर्स के दोनों क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, मई 19 का भी और नवंबर 19 का भी। उसके बाद हम जाएंगे फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पे, जहां पे दोनों ही आरटीपीस का सेम क्वेश्चन था, उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड देन विल गो टू डिबेंचर्स वेयर विल सॉल्व मई 19 एंड नवंबर 19 आरटीपी क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ there are 5 questions what we are going to solve in this particular topic in this particular episode। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं फिर से आपको यहाँ पे 2 चीजों का डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जो मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूं, बट मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। नंबर 1, नो डायरेक्ट abbreviations। डायरेक्ट एब्रीविएशंस यूज नहीं करना है। जैसा मैंने कहा है आपको इस तरीके से शेयर कैपिटल को नहीं लिखना है। सही तरीका क्या है जो आप लिख सकते हैं, दैट इज दिस वे, दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड। दूसरा डिस्क्लेमर जो मैं यहां देना चाहूंगा, यहां पे प्लीज राइट नरेशंस। नरेशंस कंपलसरी है लिखना, ये चीज ध्यान रखिएगा। नरेशंस नहीं लिखोगे तो बिल्कुल आधो आध मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ये चीज का आपको रखना है ध्यान। मैंने ये 2 चीजें इसलिए लिखी है क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहा हूं, समय की कमी के वजह से मैं ये 2 रूल्स को तोड़ने वाला हूं, और आपसे भी कहूंगा जब तक घर पे सॉल्व कर रहे हो, रफ में सॉल्व कर रहे हो, आप ये रूल्स को तोड़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये रूल को तोड़ा तो उसकी पेनल्टी बहुत भारी पड़ेगी, उसकी सजा बहुत भारी पड़ेगी, ध्यान रखना है, करेक्ट? करें स्टार्ट। सो दोस्तों मई 2019 के आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 16 ऑन इशू ऑफ शेयर्स। Konica Limited registered with an authorized equity capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each.
issued for subscription 1000 shares. Current issue size है दोस्तों 1000 shares, payable at 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 per share on first call and the balance as and when required. अब समझिएगा, क्वेश्चन में अभी तक आपसे कहा नहीं है कि वेदर शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, कुछ नहीं कहा है। और जब कुछ नहीं कहा जाता है ये अज्यूम किया जाता है कि द शेयर्स आर इशूड एट पार। तो अगर शेयर्स पार पे इशू हो रहा है और 100 रुपीज का शेयर है, 25 एप्लीकेशन पे प्लस 30 अलॉटमेंट पे, मतलब 55 प्लस 20 का है फर्स्ट कॉल, 55 प्लस 20 75। तो सवाल उठता है कि ये बैलेंस कितना होगा, तो 100 माइनस 75, दिस बैलेंस विल बी 25 रुपीज। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर वॉज ड्यूली रिसीव, फैंटास्टिक, कंपनी ने इशू किए हैं 1000 शेयर्स और एप्लीकेशन भी मिली है 1000, मतलब ये है क्वेश्चन ऑन फुल सब्सक्रिप्शन। But when the first call was made, one shareholder failed to pay amount on 100 share. एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स पे अमाउंट पे नहीं किया दोस्तों, इसे टेक्निकली क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एरियर्स। And another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his share. Very good. This is technically known as what? Calls in advance. सेम क्वेश्चन ऐसा मैंने मेरी बुक में दिया है। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, गिव दी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस। तो आपको ये ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है और कंपनी के बुक्स में पास करना है जर्नल एंट्रीज टू इफेक्चुएट दीज पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। करेक्ट, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। सो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको कंपलसरी ब्लैक कलर का ही पेन यूज करना है और दूसरा हेडिंग्स लिखना ना भूलिए। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट हेडिंग्स लिखना जरूरी है। हेडिंग्स लाइक इन दी बुक्स ऑफ कोनिका लिमिटेड। करेक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा है मैं यहां शॉर्टकट्स यूज करने वाला हूं। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंटिंग इवेंट, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलता है। डेट्स यहां पे दी नहीं है तो आप सीरियल नंबर लिख के भी काम चला सकते हो। कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलेगा, क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, प्लीज शो कैलकुलेशन इनटू ब्रैकेट टू अवॉइड मिस्टेक। 1000 शेयर्स पे आपको मिल रहा है 25 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। आप देख रहे हैं इस तरीके से शॉर्टकट एब्रिविएशन आप यूज कर सकते हैं। सो 25 रुपीज आपको मिलेंगे 1000 शेयर्स पे, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको, 25,000। करेक्ट। सेकेंड अकाउंटिंग इवेंट क्या होता है, जो एक साथ होता है, आप चाहे तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग एंट्री पास कर सकते हैं। कंपनी जब अलॉटमेंट करता है तो दो अकाउंटिंग इवेंट्स यहां पे होते हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन मनी इज कैपिटलाइज, वो जो अलग बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी पड़ा है वो कंपनी कैपिटलाइज करती है, अपने नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। एंड नंबर 2, अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, तो यहां पे इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पूरा के पूरा 25,000 कैपिटलाइज हो जाएगा बिकॉज फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर्स पे, हाउ मच अलॉटमेंट मनी इज गेटिंग ड्यू, 30 रुपीज, सो दैट बिकम्स 30,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या आप सिर्फ शेयर कैपिटल लिखते हैं तो भी चलेगा, दैट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, 55,000। नाउ यू विल रिसीव अलॉटमेंट मनी। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम जो हो रहा है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर का, वो कॉल में हो रहा है। अलॉटमेंट मनी आपको पूरा मिल रहा है, आप थर्ड एंट्री पास करेंगे फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू हुआ था, 30,000 रुपीज टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 30,000। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, मैं यहां नरेशन नहीं लिख रहा हूं, बट आपके लिए नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो अब यहां पे पहली प्लेन सी सिंपल हो गई है, एप्लीकेशन मनी मिला, कैपिटलाइज हुआ, अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ और अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ। अब हुआ क्या, कंपनी रेस करेगी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का है, 20 रुपीज का है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल सारे शेयर्स पे रेस होगा, देखते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1000 shares पे 20 rupees, that becomes 20,000 to share capital account 20,000। लेकिन ये पैसा पूरे शेयर्स पे हमें मिलने वाला नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 shares was duly received and allotment was made to them. The allotment money was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. The company did not make any other call. Second call की एंट्री पास नहीं करना है। समझिएगा, एक शेयर होल्डर ने पूरा पैसा नहीं दिया और एक शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया। हम चाहे तो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, हम चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं। तो अवॉइड कंफ्यूजन, मैं यहां सेपरेट एंट्री पास कर रहा हूं। पहले सिर्फ बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था, लेकिन रिसीव 1000 शेयर्स पे नहीं हुआ। एक शेयर होल्डर जिसके पास है 100 शेयर्स, उसने आपको फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि आपको फर्स्ट कॉल मनी मिला है 900 शेयर्स पे। समझिएगा अच्छे से, 1000 शेयर्स पे कॉल ड्यू हुआ था, 100 शेयर्स पे नहीं मिला, मतलब मिला है 900 शेयर्स पे। 20 रुपीज के हिसाब से आपको बैंक में मिलेगा कितना, 18,000 रुपीज। जो कॉल मनी नहीं मिला उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, एक अलग अकाउंट में, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। 100 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 2000 हमें रिसीव नहीं हुआ। 2 बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 20,000। करेक्ट। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो 2000 रुपीज एक शेयर होल्डर से नहीं मिला था वो एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब आता है सवाल, ये एक दूसरे शेयर होल्डर का जिसके पास 50 शेयर्स हैं, जिसने पूरा अमाउंट पे कर दिया। पूरा अमाउंट मतलब फर्स्ट कॉल तो दिया ही है, उसके साथ सेकंड कॉल का भी अमाउंट पे किया है 25 रुपीज। उसकी एंट्री क्या होगी समझिएगा, लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 50 शेयर्स पे फाइनल अमाउंट का कॉल था 25 रुपीज। सो बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 25, दैट बिकम्स 1250। इसको हम कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट 1250, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों अगर आप ये दो जर्नल एंट्रीज देखते हैं नंबर 5 और नंबर 6 की, तो अगर स्टूडेंट चाहे तो इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकता है, और अगर कंबाइन करता है तो कंबाइन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 19250, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 2000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 and 2 calls in advance 1250। अगर आप चाहें तो दो अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। करेक्ट। सो ये एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, आपसे क्लियर लिखा है कि कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, मतलब सेकंड कॉल ड्यू की रिसीव करने की एंट्री हमें पास करना नहीं है, ना ही हमें कुछ फॉरफीचर के बारे में कहा है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हैं, मई 2019 आरटीपी का बिल्कुल मैनेजेबल है। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, वेल यू हैव टू बिलीव मी, नवंबर 19 आरटीपी का क्वेश्चन जो अभी हम देखने जा रहे हैं ना, दैट इज मच मोर इजियर देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस सी। सो नवंबर 2019 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2017 पहल लिमिटेड इशूड 64,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज, 30 on application plus 30 on allotment 60, 20 on 1st October and 20 on 1st February। दोस्तों चारों की टोटल होती है 100 रुपीज, मतलब ये क्वेश्चन भी है ऑन इशू एट पार। By 20th में 60,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, कंपनी ने इशू किए 64,500 शेयर्स और एप्लीकेशंस मिली है 60,000 शेयर्स के लिए, मतलब इट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन।
and all applications were received. Allotment was made on 1st June. All sum due on allotment was received on 15 July, and those on first call was received on 1st October. You are required to prepare the journal entries to record the transactions when accounts are closed on 31st March 2018. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है. देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं. इन दी बुक्स ऑफ पहल लिमिटेड जर्नल एंट्रीज समझिएगा. 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं. हर शेयर पे 30 रुपीज उन्होंने एप्लीकेशन का मांगा है. बाय 20th में, अब यहां डेट्स दिए तो डेट्स लिखना जरूरी है. बाय 20th में 60,000 शेयर्स वर अप्लाइड. सो सबसे पहली जर्नल एंट्री कब होगी? 2017 है ईयर, और May 20. बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स पे आपको मिल रहा है 30 रुपीज. So bank account will get debited with how much? 18 lakhs. 2. Share application account credits 18 lakhs. All the shares were accepted. Allotment was made on 1st June. दूसरी जो एंट्री होती है दोस्तों, कंबाइंड एंट्री, आप अलग भी पास कर सकते हैं. वो किस दिन पास होती है? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और यहाँ डेट ऑफ अलॉटमेंट है June 1. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. सारे शेयर्स आप अलॉट करेंगे क्योंकि सिंपल है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, यू डोंट हैव अ चॉइस. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी भी ड्यू हो रहा है 30 रुपीज. सो दैट बिकम्स 18 लाख. 2. शेयर कैपिटल अकाउंट 36 लाख. नाउ यू हैव टू चेक कि अलॉटमेंट मनी किस दिन रिसीव हो रहा है. ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15th जुलाई. सो नेक्स्ट एंट्री कब होगी? जुलाई 15 को होगी, जब आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा. उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट पूरा 18 lakhs. 2. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 18 lakhs. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 18 लाख. इस तरीके से ये एंट्री पास होगी. और फिर आपको कहा है कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल रेज किया है एंड इट वाज रिसीव्ड ऑन 20th अक्टूबर. फर्स्ट कॉल की डेट यहां ऊपर आपको दी है रुपीज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपीज ऑन 1st October एंड 20 ऑन 1st February. ओके, सो 1st October को आप 20 रुपीज का फर्स्ट कॉल रेस करेंगे. October 1 क्या एंट्री पास करते हैं आप उसकी? जब कॉल रेज होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स पे 20 रुपीज. दैट बिकम्स 12 lakhs. 2. शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12 लाख. और ये कॉल मनी आपको रिसीव कब हो रहा है? यू आर रिसीविंग दिस मनी ऑन 20th October इन योर बैंक. सो नेक्स्ट एंट्री यू विल पास ऑन October 20. क्या एंट्री पास होगी दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट 12 lakhs. 2. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12 lakhs. और अब लास्ट कॉल ड्यू होगा, सेकेंड एंड लास्ट कॉल जो ड्यू हो रहा है 1st February को, और वो रिसीव हो रहा है. रिसीव की डेट दी नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे 31st March या एनी डेट बिफोर दैट. सो February 1 शेयर सेकेंड कॉल भी लिख सकते हैं आप, फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. 60,000 शेयर्स पे 20 रुपीज ड्यू होगा. दैट इज 12 lakh. 2. शेयर कैपिटल अकाउंट 12 lakh. एंड देन लास्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख. डेट लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट डेट ऑफ रिसीविंग सेकेंड कॉल आपको यहाँ पे दिया नहीं है.
टू शेयर फाइनल कॉल 12 लाख। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको हमने टैकल कर लिया है। आप भी इसे आराम से टैकल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट। सो अब शेयर्स का पार्ट होने के बाद करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे फोरफीचर एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर के पार्ट में। ये पार्ट है बहुत आसान, ज्यादा देर का वीडियो बचा नहीं है, एपिसोड ज्यादा देर का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, फोकस्ड रहिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर शेयर होल्डर अपने शेयर का 1 रुपया भी पे नहीं करता है तो वो शेयर कंपनी वापस ले लेती है, जब्त कर लेती है। और ये जब्त करके कंपनी इन शेयर्स का करती क्या है? पहली बात, शेयर फोरफीचर अमाउंट्स टू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। कंपनी को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर बेईमानी कर दे और वो पेमेंट ना करे तो कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेगी। ये एक अलग चीज है, लेकिन इससे कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट तो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो कंपनी क्या करती है? ये जो फोरफिटेड शेयर्स है इनको कंपनी मार्केट में जाके री इशू करती है। और ये जो रीइशू होता है, ये रीइशू इस प्रोसीजर से नहीं होता है, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल नहीं। फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड इन द मार्केट बाय वे ऑफ ऑक्शन। उसकी नीलामी की जाती है और वो ऑक्शन में आपको पूरा पेमेंट एक साथ मिलता है। अब यहां फोरफीचर में आपको जो है मेनली क्या समझना है? सबसे पहले ये कि सर जब मैं शेयर फोरफिट करता हूं तो फोरफीचर की क्या एंट्री होगी, ये मुझे देखना है। दूसरी चीज मुझे देखना है कि सर जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा मिला है उस पैसे का मैं क्या करूंगा, वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और वो जो पैसा है वो पैसा क्या मैं नए शेयर होल्डर को या पुराने शेयर होल्डर को रिटर्न करूंगा। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें यहां ढूंढने हैं। समय की कमी की वजह से हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं और इसी में मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। मिस्टर हेलो, who was the holder of 4,000 preference shares of 100 each, on which 75 per share have been called up. Very important, you need this value, called up value, rupees 75 per share have been called up, could not pay his due on allotment and first call each as 25 per share. कंपनी ने 75 रुपीज अभी तक कॉल किया है और ये एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है 25 का और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है 25 का। मतलब अगर 25 का अलॉटमेंट है, 25 का फर्स्ट कॉल है, दोनों का टोटल है 50 और कंपनी ने अभी तक 75 मंगवा लिया है। मतलब कहना है से कि एप्लीकेशन मनी रहेगा 25 रुपीज का। समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। टोटल कॉल्ड अप, कितना कॉल्ड अप हुआ है? 75, ठीक है। ये कॉल्ड अप में 3 चीजें होगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। आपको ये 2 वैल्यूज दिए, कौन सी 2 वैल्यूज दिए? फर्स्ट कॉल है 25 का, अलॉटमेंट है 25 का। सवाल उठता है एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 25 का। अब आपसे कहा है द डायरेक्टर्स फोरफिटेड द अबाउ शेयर्स एंड री इशूड 3000 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर एक्स एट 65 पर शेयर, पेड अप एट 75 पर शेयर। ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, उसको हम अभी नहीं देखेंगे, रीइशू को बाद में देखेंगे। हमें एंट्री पास करना है फोरफीचर की और रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर की। सबसे पहले दोस्तों यहां समझिएगा, फोरफीचर की एंट्री पास करने के लिए आपको ये देखना होता है कि ओरिजिनली जो है ये शेयर्स पार पे इशू हुए थे, प्रीमियम पे इशू हुए थे या डिस्काउंट पे इशू हुए थे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो ओरिजिनली शेयर्स आर इशूड एट पार, तो प्रीमियम का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये शेयर पे अभी तक कंपनी ने 75 रुपीज मांगा है, लेकिन हमारा ये जो शेयर होल्डर है मिस्टर हेलो, जिसके पास 4000 शेयर्स हैं, मिस्टर हेलो हैज पेड ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 25 रुपीज ऑन 4000 शेयर्स, पर उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया। तो 25 रुपीज ऑन 4000 शेयर्स ही हैड पेड जस्ट रुपीज 1 लाख। ये शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले फोरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट्स इनटू cancellation of share and therefore it results into reduction of share capital। आप क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
4,000 shares into called up value. Mark my words properly. 4,000 into called up value, and the called up value per share is how much? 75. तो 4,000 शेयर्स पे आप 75 रुपीज की कॉल्ड अप वैल्यू को करेंगे डेबिट, दैट बिकम्स 3 लाख रुपीज. अच्छे से समझना है, मैंने कौन सी वैल्यू ली है? फेस वैल्यू नहीं ली है. यहां पे आप कौन सी वैल्यू लेते हैं? यू टेक कॉल्ड अप वैल्यू, क्योंकि जितना मैंने कॉल किया है उतने से ही तो शेयर कैपिटल को पहले क्रेडिट किया, तो अब मैं उतने से करता हूं डेबिट. करेक्ट. 2 कुछ पैसा इसने पे किया है. क्या पे किया? इसने सिर्फ 25 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे किया है. जो पैसा उसने पे किया है उसको हम हमारे पास रख लेंगे और एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और उस अकाउंट का नाम है शेयर फॉर फीचर अकाउंट. करेक्ट. तो 4,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा 1 लाख. उसने क्या क्या नहीं दिया है? He has not given you allotment money. So to share allotment account, 4,000 shares pay. How much was due on allotment? 25 rupees. That becomes 1 lakh. And 2 calls in arrears account. जो बाकी का 25 रुपीज पे नहीं किया है 4,000 शेयर पे, उसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स. तो वो भी होगा क्रेडिट बाय रुपीज 1 लाख. करेक्ट. सिंपल शॉर्ट में नरेशन लिखें, पर जरूर लिखें बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड. छोटा भी लिखा तो चलेगा दोस्तों, समझना. ना लिखने से ये लिखना बेटर है, बीइंग शेयर्स फॉरफिट. अब यहां पे बच्चा पूछ सकता है एक सवाल कि सर क्या मैं यहां एंट्री पास नहीं कर सकता हूं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू शेयर फॉर फीचर 1 लाख, टू कॉल्स इन अरियर्स 2 लाख. आंसर इज नो. अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है तो वो अलॉटमेंट मनी कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर नहीं होता है. इट स्टैंड्स टू बी देयर, अपियरिंग देयर इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इटसेल्फ. तो वो अलॉटमेंट अकाउंट में ही रहेगा. तो आपको यहां पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? अलग अलग से क्रेडिट करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. बच्चा गलती ये करता है कि पूरा के पूरा अमाउंट डाल के आता है कॉल्स इन अरियर में और सोचता है कि उसका क्वेश्चन सही है, जबकि उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है. करेक्ट. अब आपको यहां पे क्या समझना है कि आपने ये शेयर होल्डर से कितना अमाउंट रिसीव किया है? 1 लाख रुपीज रिसीव किया है. मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये 1 लाख का बाइफर्गेशन क्या है? 4,000 शेयर्स पे हर शेयर पे 25 रुपीज आपको मिला है. करेक्ट. अब आप क्या कर रहे हो? कंपनी क्या कर रही है? अब मैं वो ब्लू हाईलाइटेड लाइन पढ़ रहा हूं. आउट ऑफ दीज 4,000 शेयर्स द कंपनी हैज रीइश्यूड 3,000 शेयर्स at rupees 65, paid up as 75 per share. शेयर की पेड अप वैल्यू क्या है? 75. लेकिन ये इशू कितने में हो रहा है? 65 में इशू हो रहा है. कैन आई से इट इज इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹10? समझ में आ रहा है? 75 पेड अप का शेयर 65 में इशू हो रहा है, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट पे शेयर इशू हो रहा है. दूसरी चीज जो यहां से समझने वाली है, पूरे के पूरे 4,000 शेयर जो फॉरफिट किए हैं वो पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे हैं. उसमें से सिर्फ कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं? 3,000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं. क्या एंट्री पास करेंगे आप रीइश्यू की? ध्यान दीजिएगा. यहां पे सबसे पहले दोस्तों पैसा मिलेगा, पैसा आने दो. बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर्स इनटू 65. So let us calculate on calculator. 65 into 3,000 shares, that becomes 1,95,000. अब ये शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है तो हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं करते हैं. हम यहां एक दूसरा अकाउंट डेबिट करते हैं और वो अकाउंट का नाम है शेयर फॉर फीचर अकाउंट. 3,000 शेयर्स जो हैं ये डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहे हैं. और कितना है डिस्काउंट? हर शेयर पे 10 रुपीज. तो दोस्तों ये जो अमाउंट है 3,000 इंटू 10, दैट बिकम्स 30,000. ये हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे. मैं लिख रहा हूं, प्लीज डोंट डेबिट
to discount account. If it would have been a new share, fresh share, तो हाँ हम डिस्काउंट को डेबिट करते थे, क्योंकि ये फोरफिटेड शेयर इशू हो रहा है, तो इस शेयर्स के अगेंस्ट हमें ऑलरेडी कुछ अमाउंट मिला है, तो वो अमाउंट को ही हमें यहां सेट ऑफ करना है डिस्काउंट के लिए. दैट्स ऑल. टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और अब जो टोटल अमाउंट है वो कहां जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में 2,25,000. करेक्ट. यहां भी खत्म नहीं हुआ है, रुकना. अब एक चीज और बची है, मेरी बात ध्यान से सुनना. मिस्टर हेलो के टोटल थे 4,000 शेयर्स जो हमने फोरफिट किए. करेक्ट. ये 4,000 में से कुछ शेयर्स हमने रीइशू किए. कितने शेयर्स रीइशू किए? 3,000. और अभी भी शेयर्स हमारे पास बैलेंस में है. कितने शेयर्स बैलेंस में है? 1,000 शेयर्स. वो 3,000 शेयर्स जो हमने रीइशू किए हैं, ये शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट मिला था पर शेयर? कैन आई से 25 रुपीज पर शेयर हमें मिला था. याद कीजिए, देखो हमने यहां लिखा है 25 रुपीज हर शेयर पे मिला था. अब ये 25 में से कुछ अमाउंट हमने यूटिलाइज कर लिया है. अभी यहां यूटिलाइज किया है, मतलब ये 3,000 शेयर जब डिस्काउंट पे रीइशू हुए थे, तो वो 10 रुपए का डिस्काउंट हम इसी 25 रुपए में से यूज करेंगे. तो अब हमें मिलेगा अनयूटिलाइज. देयरफॉर अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इज 15 रुपीज पर शेयर. ये 15 रुपए पर शेयर का जो अमाउंट 3,000 शेयर्स का अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, इसका क्या किया जाता है ये समझना है आसान. माय डियर फ्रेंड्स, द अमाउंट अनयूटिलाइज्ड ऑन फोरफिटेड शेयर इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. मतलब आप यहां अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे दोस्तों, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर्स इनटू ₹15. कहां से आया ₹15? चेक कीजिए, ये ₹15, ये ₹15. 3,000 शेयर्स इनटू ₹15, दैट इज 45,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 45,000. The balance in share, listen to me carefully, the balance in share forfeiture can be utilized only and only for one purpose, and that is for reissue of forfeited shares at discount. शेयर फोरफीचर का जो बैलेंस है उसका एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर वो शेयर्स वापस कभी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, जैसे कि यहां पे हुआ है, तो ही वो बैलेंस का यूज किया जा सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इन शेयर फोरफीचर, अगर वो डिस्काउंट यूज करने के बाद कुछ अनयूटिलाइज बचा, जैसे कि यहां बचा है 15 रुपीज, तो वो अनयूटिलाइज बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व को. अब आप पूछ सकते हो सवाल कि सर ये जो बाकी के 1,000 शेयर्स हमारे पास हैं, इस पे भी तो हमें 25 रुपए मिला है, मतलब ये भी तो अभी अमाउंट हमारे पास है, इसका हम क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस अमाउंट? हम इस अमाउंट का कुछ नहीं करेंगे. ये अमाउंट एज इट इज अपीयर होगा शेयर फोरफीचर में. कब तक? जब तक ये 1,000 शेयर हमारे पास है. जिस दिन हम ये 1,000 शेयर्स को भी फोरफिट कर देंगे, ये अमाउंट का भी हम ट्रीटमेंट कर देंगे. अनयूटिलाइज रहा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बैलेंस इन शेयर फोरफीचर signifies what? बैलेंस इन शेयर फोरफीचर सिग्निफाइज के अभी भी फोरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हुए हैं. और बैलेंस इन शेयर फोरफीचर कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर होता है? जब फोरफिटेड शेयर्स रीइशू हो जाते हैं, तो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इन शेयर फोरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. ये एक चीज आपको समझना है आसान. मैं सारे स्टूडेंट से जिन्होंने फोरफीचर अभी तक नहीं किया है, उन सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप एग्जाम के बहुत नजदीक है. अगर अभी तक फोरफीचर नहीं किया है, रीइशू फोरफिटेड नहीं किया है, तो यू थिंक अबाउट इट. वैसे आप देख रहे हो फोरफीचर की एंट्री आसान है, फोरफीचर अलग पार्ट है एंड रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर अलग पार्ट है. मतलब अब ये भी मत कहिएगा कि कंपनी अकाउंट्स में फोरफीचर पूरा डिफिकल्ट है. नहीं नहीं नहीं, फोरफीचर डिफिकल्ट है या रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर डिफिकल्ट है, ये समझ में आना जरूरी है. रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर में भी अगर आप देखोगे तो रीइशू की तो एंट्री आसान है. हाँ, अगर कुछ चैलेंजिंग है तो वो है ये दूसरी एंट्री और उसका अमाउंट कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए. करेक्ट. तो ये सारी चीजों को देखना है, समझना है, आपको अच्छे से टैकल करना है, अच्छे से हैंडल करना है.
सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 3 डिबेंचर्स की तरफ। और यहाँ पे हमें देखने हैं दो क्वेश्चंस में 19 और नवंबर 19 आरटीपी के क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुविधा लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹1,98,000 फ्रॉम हेमंत लिमिटेड। ओके, The payment was made by issue of 12% debentures of 100 each। तो जैसा हमने वो टेबल में लिखा था कि you have to see accounting when debentures are issued against purchase of an asset। Okay, pass the necessary journal entries for purchase of machinery and issue of debentures when number 1 debentures are issued at par, number 2 debentures are issued at 10% discount, and number 3 debentures are issued at 10% premium। Please pardon me guys for so much cough and cold because I'm not well, but still no problem। Let's focus। आप लोग मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि मैं रोज बैठूं और आपके लिए वीडियोस बनाऊं, करेक्ट? सो कोई बात नहीं, चाहे कितनी रुकावटें आए देख लेंगे हम उसे। सो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, उसकी एंट्रीज पास करना है। देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा है, हेडिंग्स लिखना नहीं भूलना है। इन दी बुक्स ऑफ सुविधा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले आपने हेमंत लिमिटेड नाम की कंपनी से मशीनरी परचेज की है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। एंट्री बहुत आसान है, क्या एंट्री पास होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू हेमंत अकाउंट 1,98,000। नाउ हम ले रहे हैं केस 1 जहां पे आप डिबेंचर्स दे रहे हैं ऑफ 100 ईच एट पार। एट पार दे रहे हैं मतलब 1,98,000 की मशीन के बदले आप 1,98,000 के ही डिबेंचर्स देंगे। आप एंट्री क्या पास करेंगे? हेमंत अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। इतना शॉर्ट फॉर्म चलता है डिबेंचर्स का, 1,98,000। ध्यान रखिएगा यहां आपको नरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिखना। बीइंग नाउ 1,98,000 के डिबेंचर्स इशू करना और हर डिबेंचर है 100 रुपीज के। सो बीइंग 1980 डिबेंचर्स इशूड, इस तरीके से नरेशन लिखना है, कंपलसरी, जरूरी, करेक्ट? तो ये तो हुआ हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आपसे कहा है कि अगर आप डिबेंचर्स दे रहे हो एट 10% डिस्काउंट तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्तों इस सिचुएशन में? तो मैं यहां लिखता हूं नंबर 1। अब अगर हम डिबेंचर्स दे रहे हैं डिस्काउंट में, सबसे पहले एसेट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। 1,98,000 में ही मशीनरी खरीदी थी, हेमंत अकाउंट क्रेडिट होगा 1,98,000। डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस आएगा इस जर्नल एंट्री में। हेमंत अकाउंट डेबिट 1,98,000, हेमंत को हम वैल्यू दे रहे हैं 198 की, लेकिन उसके बदले डिबेंचर्स दे रहे हैं ज्यादा वैल्यू के। क्यों ज्यादा वैल्यू के दे रहे हैं? क्योंकि हमारे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एट डिस्काउंट। तो अब हम हेमंत को कितने के डिबेंचर्स देंगे, ये उठता है सबसे पहला सवाल। सो डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? 100 रुपीज की जो फेस वैल्यू है उसका इशू प्राइस होगा 100 माइनस 10% मतलब 90 रुपीज, मतलब 1,98,000 डिवाइडेड बाय 90 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज। तो आपको पता चलेगा कि कितने के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं। तो आंसर है 2,20,000, करेक्ट? दूसरा तरीका 1,98,000 स्ट्रेट अवे डिवाइडेड बाय 90%, मतलब बाकी का अमाउंट कहां डेबिट होगा? डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट होगा 22,000, correct? So if debentures are issued at 10% discount, this is how you will pass accounting entry। और थर्ड सिचुएशन है, थर्ड केस है कि अगर डिबेंचर्स 10% प्रीमियम पे इशू होता है तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले एसेट परचेस करने की एंट्री चेंज नहीं होगी, चेंज होगा यहां पे हेमंत अकाउंट डेबिट। हेमंत को 1,98,000 पे करना है टू 12% डिबेंचर्स
अब कितने के डिबेंचर्स आप दोगे समझना, ये 1,98,000 जो है ना, इसको मैं स्ट्रेट अवे डिवाइड करता हूं 110% से, तो हमें जाके मिलेगी फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इशूड, दैट इज 1,80,000 और 10% उसका जाएगा किस अकाउंट में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट कम्स टू 18,000, करेक्ट। सो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको यहाँ एंट्रीज करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, बीइंग 2200 डिबेंचर्स इशूड। ये बहुत जरूरी है दोस्तों नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिखना, यहाँ पे बीइंग 1800 debentures issued, correct. So this is how you can see, it's very easy question, very easy question. November 2019 RTP question number 19, Pihu Limited issued 50 lakhs 9% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follows: 40 on application and 50 on allotment. You are required to give necessary journal entries. Mark करना important चीज regarding issue of debenture. इसका मतलब क्या है, ये जो redemption के बारे में दिया है इसका कोई यूज नहीं है। काफी बार काफी बच्चों ने सवाल पूछा है, सर क्या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे सिलेबस में है, एंड द आंसर इज नो। बट यस, इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके बुक में कवर किया है और एक एग्जाम में उसे पूछा भी है, उस पे सिर्फ एक जर्नल एंट्री बेस्ड थी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बहुत टेक्निकल टॉपिक है और ये इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में कवर्ड है, करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इन दी बुक्स ऑफ पीहू लिमिटेड, आप देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन जो सॉल्व करना है बिना फॉर्मेट बनाए भी सॉल्व किया जा सकता है, करेक्ट। ये चीज समझना जरूरी है। 50 लाख डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 40 रुपीज एप्लीकेशन पे आपने मंगवाया है। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब क्योंकि अमाउंट से यहां बहुत बड़े तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, 50 लाख दिया है ना, तो यू कैन कन्वर्ट एज 50L, प्रोवाइडेड आप यहां ऊपर लिखे रुपीज इन लैक्स। बट बहुत ज्यादा एडवेंचर मत कीजिएगा, एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। 50 लाख इंटू रुपीज 40, तो अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। 50 इंटू 40 दैट बिकम्स 2000 lakhs, करेक्ट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2000 लाख। अब हम ये सारे डिबेंचर्स अलॉट करेंगे तो एंट्री पास होगी। कंबाइन एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 lakh into 50 rupees you are calling on allotment, that becomes 2500. Don't forget they are issued at discount, so discount account debit 50 lakh into rupees 10 to, अब आप ये 9% इशू कर रहे हैं, 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, दैट बिकम्स 5000 एंड नाउ यू विल पास लास्ट अकाउंटिंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2500, अलॉटमेंट मनी मिलेगा आपको टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 2500। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि इवन दो सेक्शन 53 कहता है कि कंपनी कैन नॉट इशू एनी सिक्योरिटी एट डिबेंचर्स, बट फिर भी यहां पे आपको एनी सिक्योरिटी एट डिस्काउंट ऐसा कहा है, फिर भी यहां पे आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया गया है। प्लीज बात ध्यान रखिएगा, समझिएगा। प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है, एकेडमिक्स अपनी जगह है। एकेडमिकली आपसे सवाल पूछा जा सकता है डिस्काउंट का। इस तरीके से मैंने ब्रॉडली आज इस एपिसोड में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। मुझे पता है अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है, आपको बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बट दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए मुझे ये टॉपिक को यहां करना होगा स्टॉप।
सो दोस्तों आपने यहां देखा है कि ये टॉपिक है बहुत इजी, बहुत ही आसान। यस, टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर पूरे 15 मार्क्स चाहे तो आपको जरूर मिल सकता है, और अगर आप स्टेप मार्किंग का एडवांटेज लेना चाहे तो पूरे 15 नहीं तो एटलीस्ट 15 में से 10 मार्क्स आप जरूर सिक्योर कर सकते हैं। सो पिछले टॉपिक से हम जो बास्केट लेके आए थे उसमें थे 15 मार्क्स, और आज हमने यहां ऐड किए हैं और 15 मार्क्स। आज हमारा बास्केट हो गया 65 मार्क्स से फुल। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि 8 एपिसोड्स में, ये वेब सीरीज के 8 एपिसोड्स में हम इस पेपर में एग्जम्पशन लेके आ चुके हैं, और सारे नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2019 नवंबर और दिवाली में आप दे रहे हैं सीए फाउंडेशन की एग्जाम, 2020 नवंबर और दिवाली में आप देंगे आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम, और फिर किसी एक नवंबर में आप देंगे आपकी सीए फाइनल की एग्जाम। तो दोस्तों आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये नवंबर और ये दिवाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस दिवाली पे और नवंबर पे मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मैसेज। हृदय के दीपक में ज्ञान के तेल में उम्मीद की एक नई लौ लगाएं, जो मिटा दे हमारे भीतर बसे आलस और डर के अंधेरे को, ज्ञान का एक ऐसा दिया लगाए। मेहनत कर, कुछ दिवाली त्याग, हम ऐसी सफलता पाएं कि एक दिन हमारे जीवन का हर दिन अपने आप में दिवाली बन जाए।